हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि पहचानना काफ़ी ज़रूरी है। इसकी पहचान काफ़ी ज़रूरी है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप स्ट्रक्चर देखना बच्चे यहाँ पर कि जनरली अगर आपको कहीं पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो वह हमेशा डिनोट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। कभी कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगा रहता है, तो दोनों एक ही फॉर्म है। तो ये दोनों पहचान बताते हैं कि ये जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जनरल सी बात है, आपको समझ में आया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर सर कहीं पर दिखता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है। यहीं पर अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो बच्चे अपने ध्यान रखना कि आपको डू या डज या वी वन के साथ एस या ईएस कहीं पर दिखता है तो वह टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है। आप सभी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। क्या देखा आपने, वी1 डू डज वी1, ये अगर आपको कहीं पर दिख रहा है वी1 अकेला हो तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू डज के साथ वी1 हो तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है मैं इस पर आप पे डिस्कस करवाऊंगा, बताऊंगा कि भैया कि ये स्ट्रक्चर होते क्या है और इनको कैसे समझना है। तो आपको इतनी ऑब्वियस सी बात समझ में है ना कि भैया सीधा सा है कि वी1 अगर सर हमको कहीं पर दिख रहा है तो वो टेंस कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सर बात आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचाने कैसे। सर वी1 लग गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पर इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो प्रयोग देखिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रयोग। कैसे इसको पहचाने, कैसे इसका प्रयोग करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, आपने ध्यान रखना, ऐसी चीज़ जो हमेशा वर्तमान में रहेगी और बार बार होती रहती है, बार बार दोहराया जाता है। जैसे कभी खत्म नहीं होती, हमेशा वर्तमान में रहेगी और हमेशा रिपीटेशन रेगुलर होती रहेगी, वो हमेशा चलती ही रहती है। ऐसी चीज़ों को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे। चलती रहती मतलब कंटिन्यूस नहीं, चलती रहती मतलब वो हमेशा वो चीज़ रिपीट होती रहती है। यहाँ पर वो चीज़ देखना है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है तो वो आज भी जाता है, कल भी जाएगा, परसों भी जाएगा, आने वाले टाइम में भी जाएगा। मतलब उसका काम कैसा हो गया, रेगुलर, बार बार उस चीज़ को दोहरा रहा है। तो जो काम, और कल जाएगा तो कल भी तो प्रेजेंट में ही रहेगा, आने वाले कल जाएगा तब भी वो किस में रहेगा, प्रेजेंट में, और बार बार वो चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, मतलब हैबिट वाली चीज़ है। तो जहाँ पर भी जितनी भी हैबिट वाली चीज़ें हैं वो सब चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। जिस आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, सूर्य हमें रोशनी देता है। अब सूर्य हमें रोशनी देता है, यहाँ पर क्या देखा आपने कि सूर्य हमें रोशनी कब देता है, रोज़ देता है, रेगुलर देता है, बार बार देता है। वो चीज़ आज हुई, कल और होगी, परसों और होगी, तो मतलब ये चीज़ रिपीट होती चली जा रही है। तो यहाँ पर ऐसे स्थानों पे हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक नोट लिखा है कि उपरोक्त कार्य के खत्म होने की जानकारी नहीं है, ये काम कब खत्म होंगे ये चीज़ आपको नहीं पता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है, इस सेंटेंस में मुझे बताओ कि भाई ये काम कैसा है, दोहराने वाला काम है, रिपीटेशन वाला काम है। मतलब गाय घास खाएगी, पचाएगी, फिर उसे भूख लगेगी, फिर खाएगी, फिर पचाएगी, फिर खाएगी। ये काम कैसा हो रहा है, कंटिन्यूस होता चला, रिपीटेशन पे होता है। कंटिन्यूस नहीं कहेंगे इसे अपन, रिपीटेशन पे होता चला जा रहा है। और ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म कब होगा, जब गाय की मृत्यु होगी, जब ये चीज़ खत्म होगी। मतलब काम रिपीटेशन, मतलब ख़त्म होने का इसमें कोई सवाल नहीं उठता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य अनाज खाते हैं, तो खाते हैं सर, ऑब्वियस सी बात है, रिपीटेशन पे काम होता है। जब तक मनुष्य है जब तक अनाज खाता रहेगा। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, सर ये भी कैसा काम है, दोहराने वाला, बार बार हमें ऑक्सीजन देते हैं और ये काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है और कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब आ जाता है अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स पे कि स्ट्रक्चर्स क्या कहते हैं।
स्ट्रक्चर्स ये कहते हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम, ये आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ अगर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 के साथ एस या ES दिख जाए तो वो जनरली कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, जैसे सकारात्मक वाक्य हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, जैसे मैं आम खाता हूँ, तो सर ये सकारात्मक वाक्य हो गया। भाई आम खाता हूँ कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों सर, पहली बात तो मैं आम खाता हूँ तो मैं बार बार रिपीटेशन पे खाता हूँ, और ये ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब रेगुलर हैबिट वाली चीज़ है। तो इसके लिए कौन सा टेंस यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट। मतलब अपनी कौन सी फॉर्म यूज़ करूँगा, फर्स्ट फॉर्म। तो मैं इसे इंग्लिश में क्या कहूँगा कि भैया राम आम खाता है, तो इंग्लिश में कहूँगा राम ईट्स मैंगो। ईट के साथ मैंने एस लगा दिया, ईट्स मैंगो, मतलब टेंस कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ डू या डज के साथ नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे। जैसे राम आम नहीं खाता है, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, राम डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट मैंगो, राम डज नॉट ईट मैंगो। ऑब्वियस सी बात है। क्या राम आम खाता है, क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो क्या को कभी भी आप वर्ड से नहीं करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू या डज, उसको आगे रख दो। क्या राम आम खाता है, डज राम ईट मैंगो। डज हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट, मेन वर्ब ईट, और आपका ऑब्जेक्ट मैंगो, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। या इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। आपको बात समझ में आई। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नेगेटिव में डू या डज के साथ नॉट लगेगा और V1 लगेगी, और इंट्रोगेटिव में डू या डज के साथ सब्जेक्ट और फिर V1 का आप प्रयोग करोगे। और डू या डज वो जनरली किसको बताते हैं, क्या को, ना कि व्हाट बताता क्या को। यहाँ पर इसको येस और नो क्वेश्चन कहते हैं, इसका उत्तर हाँ या ना में रहता है। तो इसमें डू या डज का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। अब क्या देखना है नेक्स्ट, थोड़ा सा ट्रांसलेशन देख लो, ट्रांसलेशन कैसे होता है, कैसे करना है। देखिए बेटा, हिंदी में क्या होता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो इस सेंटेंस को अगर मैं कहूँ तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, आम यहाँ पर कर्म हो गया, और खाता यहाँ पर क्रिया हो गया। राम सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट, और खाता हमारी क्या हो गई यहाँ पर, वर्ब हो गई। और वहीं पर इंग्लिश में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो आप क्या, मैंने कहा राम, तो राम सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट को पहले रखूँगा। फिर मुझे चाहिए वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खाने क्या कहते हैं, ईट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आम, तो आम क्या हो गया यहाँ पर, मैंगो। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बेटा कोशिश करें आप, कि हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, पर इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है कि पहले सब्जेक्ट पुट करना है, फिर वर्ब को पुट करना, लास्ट में किसको पुट करना है, ऑब्जेक्ट को। तो ये मैं ट्रांसलेशन में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझ लें, बस इतना सा ही समझ लें, ज़्यादा इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, उसमें या तो आपको एरर बताना है या तो फिल इन द ब्लैंक करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ अपने याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, या V1 के साथ एस या ES लगाओ, सॉरी थोड़ा सा इसको दोबारा देखते हैं कि अगर ही, शी, इट, नेम, अगर सब्जेक्ट में ये चीज़ हो तो आपको V1 के साथ एस या ES को लगाना है। ध्यान रखना बेटा। कैसे, जैसे राम आम खाता है तो मैं बोलूँ राम ईट्स मैंगो, नाम है। वहाँ पर अगर वह खाता है तो वह के लिए ही ईट्स मैंगो। वह लड़की खाती है तो सी ईट्स मैंगो। पर वहीं पर अगर आई हो जाता कि मैं खाता हूँ, तो आई के साथ एस या ES नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, तो मैं क्या कहता, आई ईट मैंगो। हम खाते हैं, वी ईट मैंगो। तुम खाते हो, यू ईट मैंगो। वे खाते हैं, दे ईट मैंगो। और कोई प्लूरल हो कि राम और श्याम दोनों खाते हैं, तो राम एंड श्याम ईट मैंगो। इट्स नहीं होगा, अगर राम अकेला होगा तो इट्स मैंगो होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन से सब्जेक्ट साथ
एस या ई एस लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं इनको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं मतलब आई, खेलने को कहते हैं प्ले, और फुटबॉल कहते हैं फुटबॉल। तो क्या बना इसका, आई प्ले फुटबॉल। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया कि आई के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ही के साथ क्या लग गया आपका, डज। ऐसे ई एस लगा ना, डज नॉट, पर यहाँ पर ऐसे ई एस नहीं लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जब आपने डज में लगा दिया फिर यहाँ पर नहीं लगाना है। तो क्या हुआ, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, वह फुटबॉल खेलती है, तो सी प्लेज। यहाँ पर मैंने क्या किया, एस या ई एस का यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने आपको उधर बताया था, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या को वर्ड से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, वी के साथ क्या लगेगी, डू वी प्ले फुटबॉल। ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। आप देख सकते हैं कि पहले हमने क्या किया कि डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, दो एन, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो बस इस टाइप से थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मैंने जल्दी में बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को डबल देखना, या फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो हमें ये चीज़ दोबारा बता दीजिए। तो ये जनरल सी बात हो गई। ये तो सिर्फ आपको मैंने ट्रांसलेशन के लिए बताया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मतलब आपको एग्जाम में आप क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। अब देखना यहाँ पर है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है। मैंने क्या बताया, ऐसी चीज़ें जो रेगुलर होती रहती है, अक्सर होती रहती है, रिपीटेशन पे होती रहती है, उनके लिए जो टेंस यूज़ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। इसको हम आसान भाषा या फिर थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो जो काम रेगुलर या परमानेंट हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। परमानेंट मतलब वो होता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, उसे अपने आसान भाषा में पहले देख लिया था। तो ये चीज़ें कैसे पता चलेगी सर कि ये रेगुलर हो रहा है, तो कुछ शब्द है जो रेगुलर या परमानेंट चीज़ों को बताते हैं। जैसे अलवेज, अलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो ये किसको बता रहा है कि सर ये काम रेगुलर हो रहा है, हमेशा हो रहा है। तो अलवेज शब्द अगर कहीं पर दिख जाए तो टेंस बच्चे कौन सा यूज़ करना आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ऑफन, ऑफन का मतलब भी होता है हमेशा। समटाइम्स, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। जनरली मतलब मुख्यतः। ओकेशनली मतलब कभी कभार। जैसे मैं, अगर आप मुझसे पूछे कि सर आप मैंने ब्लेजर पहनते हैं, तो मैं कहूँगा ब्लेजर में नहीं पहनता पर ओकेजनली पहनता हूँ, मतलब कभी कभार पहनता हूँ। यूजुअली मतलब वही अक्सर। ये सब चीज़ें बच्चा किसको बता रही है, ये बता रही है कि ये काम रेगुलर हो रहा है या फिर कैसा हो रहा है, परमानेंट हो रहा है। वैसे कुछ और शब्द हैं, नेवर, सेल्डम। नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब कभी नहीं। डेली मतलब रोज़, रेगुलर वाला काम है। एवरी डे मतलब रेगुलर। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, रेगुलर। एवरी वीक हर सप्ताह मतलब काम कैसा हो रहा है, रेगुलर। एवरी मंथ मतलब हर महीने, मतलब हर महीने तो रेगुलर हो रहा है ना। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी शब्द हैं, शब्द बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो टेंस यूज़ करना है वो टेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्लियर है आपको। 2-4 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपको इतना बच्चे समझ में आया तो आप इजीली इस चीज़ को भी आगे कर लोगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें, आई डेज हॉकी एवरी मंथ या एवरी डे। तो आपने क्या पॉइंट नोटिस किया सर, यहाँ पर एवरी डे लिखा है या एवरी मंथ। एवरी डे या एवरी मंथ बताता है कि ये जो है एक्टिविटी परमानेंट है और रेगुलर है। परमानेंट और रेगुलर एक्टिविटी जो है वो कौन से टेंस में आती है सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है सर, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाऊंगा, V1। अगर नेगेटिव है तो डू या डज के साथ V1 लगाऊंगा। ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर देखा सब्जेक्ट आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। तो सर इज प्लेइंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हैव प्लेड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, प्ले सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्लेस भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, दोनों है। एक में एस लगा है, एक में एस नहीं लगा है। तो मैं किसका प्रयोग करूँगा, तो वो रूल याद करो,
कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ एस या ई एस लगता है? तो सर सब्जेक्ट है, याद रखना है कौन कौन से, मेरे साथ रिपीट करते चलना आपने। ही, शी, इट या किसी का नाम, जैसे किसी का नाम भी हो सकता है राम, श्याम, रुपेश, नीलेश, इस टाइप से किसी का नाम भी हो सकता है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो सर यहाँ पर तो ना तो ही है, ना सी है, ना ईट है, ना किसी का नाम है, या तो क्या है आई। तो आई के साथ तो ऐसे ई एस का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहा? थर्ड वाला। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ बच्चे? प्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी ऑलवेज डेज बुक्स। सर मैंने यहाँ पर देखा बुक्स लिखा है ऑलवेज। शी ऑलवेज डेज बुक्स। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की सर, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ऐसा काम जो रेगुलर होता रहता है, हमेशा होता रहता है। मतलब टेंस कौन सा यूज़ होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म देखो, इसमें 4 ऑप्शन में से सर इज रीडिंग तो नहीं है, रीड है, रीड्स है, और हैज़ रीड तो नहीं है। तो मतलब बी या सी में से कोई सा ऑप्शन भी आएगा। अब मुझे सब्जेक्ट देखना है, सर सब्जेक्ट तो सी लगा है। अब मुझे बताओ कि सी के साथ कौन सा ऑप्शन पुट करोगे? अब बी करोगे या सी करोगे? तो सर हमें रूल याद आया कि सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट हो या किसी का नाम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस पुट करते हैं। तो सर एस या ई एस किस में लगा है? सी वाले में। तो ऑप्शन कौन सा हुआ बच्चे? हमारा सी वाला। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद करना है, समझना है, देखना है, और उनको समझ के ही एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, उनको टिक करना है या फिर अपना आंसर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फिर बाकी मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ में से करते रहना और मुझे बताते रहना। द सन डेज इन द ईस्ट। सर यहाँ पर तो कोई कीवर्ड नहीं है, जितने भी मैंने शब्द बताए इन शब्दों का प्रयोग तो इस सेंटेंस में नहीं हुआ है। ना तो ऑलवेज का हुआ, ना ऑफन का हुआ, ना एवरी मंडे का हुआ है या एवरी मंथ का हुआ, किसी का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ। फिर सर मुझे कैसे पता कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा? तो मैंने इस वाक्य को पढ़ा, द सन मतलब सूर्य। सर राइज, हैज़ राइज, इज राइजिंग या राइजिंग इन द ईस्ट, मतलब उगने की बात हो रही है सर। सूर्य का उदय होता है और कहाँ से होता है? आपको पता है पूर्व से होता है। तो सर ये ऐसी एक्टिविटी है जो रोज़ होती है और रिपीट पे होती है और रेगुलर होती है, और एक्टिविटी कैसी है? परमानेंट। और परमानेंट एक्टिविटी हो तो टेंस कौन सा यूज़ होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब ये कीवर्ड अगर यहाँ पर नहीं हो तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है, बशर्ते वो एक्टिविटी रेगुलर होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी द सन। द सन थर्ड पर्सन है, मतलब नाम है, तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है आपको एस या ई एस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको यहाँ पर क्या करना है? एस पुट करना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहा? फर्स्ट वाला, राइजेस। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अपन ने थोड़ा सा ये चीज़ जल्दी में देखी है, ट्रांसलेशन वाली। ये मैं ट्रांसलेशन किस में आपको बाद बता दूंगा। जब स्पोकन वगैरह के लिए बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, सिंपल पास्ट का प्रयोग कैसे होता है और इसके क्वेश्चंस हम लगाएंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।